तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज डे नंबर 32। जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले रेड्यूस मेथड के बारे में जानेंगे, फिर डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में जानेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब आज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर रेड्यूस मेथड के बारे में। ओके, रेड्यूस मेथड होता क्या है, कहाँ पर कैसे यूज होता है, सब कुछ पता चल जाने वाला है। बस इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। रिड्यूस मेथड में करना क्या होता है, एक्चुअल में आपके पास एक एरे होता है। ठीक है, एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जब आप रिड्यूस मेथड लगाते हैं तो क्या होता है, एरे के सभी एलिमेंट्स पर लॉजिक परफॉर्म होता है। अब ये लॉजिक जो होता है परफॉर्म, ये वो लॉजिक होता है जो आप यहाँ पर, ये देखिए रेड्यूस मेथड का, ये देखिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पर क्लोज हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, मैं इसको रेड लाइट से हाईलाइट करता हूँ, रेड कलर से। यहाँ से यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, इसके बीच में आप एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में आप एरो फंक्शन भी लिख सकते हो, नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो। तो ये कॉल बैक फंक्शन में जो भी लॉजिक लिखोगे वो लॉजिक एरे के सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई कर देगा कौन, रेड्यूस मेथड। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद लास्ट में हमें एक सिंगल वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब सारे लॉजिक परफॉर्म होने के बाद में लास्ट में हमें एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा ये। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो आप लॉजिक लिखोगे कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, कॉल बैक फंक्शन वो होता है जो एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग लिखते हैं किसी फंक्शन के अंदर। आप सोचो ये रेड्यूस भी तो अपने आप में एक फंक्शन है। जब इसको एरे के साथ यूज करते हो तो उसको मेथड बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन वो है जो एक अलग से फंक्शन आप लिखते हो कि क्या लॉजिक बनेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन लिख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसर फंक्शन। जब रेड्यूस मेथड के अंदर कोई ऐसा कॉल बैक फंक्शन लिखा जाता है जो अपना लॉजिक परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं रेड्यूसर फंक्शन। ठीक है, इसके साथ आपको दो वेरिएबल्स लिखने पड़ते हैं। आप दो वेरिएबल्स बोल लो या दो पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। पहला वाला कहलाता है एक्यूमुलेटर, दूसरा वाला कहलाता है एलिमेंट। ठीक है, अब कहने को पहले वाले को एक्यूमुलेटर बोलते हैं और दूसरे वाले को एलिमेंट बोलते हैं, पर नाम आप इन दोनों का कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे पूरा डिपेंड करता है। जैसे आप एक वेरिएबल का नाम बनाते हो वैसे ही आप इनका भी नाम बना सकते हो। आप यहाँ पे इसका नाम रिजल्ट, आंसर या फिर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसका नाम एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, कुछ भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर वैल्यू। ओके, इस तरीके से कुछ भी नाम रख सकते हो। पर जो पहला वाला वेरिएबल होगा वो कहलाएगा एक्यूमुलेटर और दूसरा वाला वेरिएबल कहलाएगा एलिमेंट। तो अगर मैं एक्यूमुलेटर बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, आप नाम कुछ भी रखो वो एक्यूमुलेटर ही कहलाएगा और दूसरा वाला एलिमेंट ही कहलाएगा रेड्यूस मेथड के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ो, लास्ट में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर कोई चीज ध्यान से अगर आप लोग पढ़ रहे होगे लाइन बाय लाइन इस कोर्स में, तो कल की ही वीडियो में मैंने बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक एवरी, एक सम। सर ये भी तो आपके लास्ट में एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, एरे पे कुछ लॉजिक परफॉर्म होता है, लास्ट में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। पर ध्यान दें इनके साथ थोड़ा सा अलग है। एवरी और सम क्या करते हैं, या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे, मतलब बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू होती है। पर रेड्यूसर के साथ क्या है, रेड्यूस मेथड के साथ क्या है, जरूरी नहीं कि बुलियन वैल्यू ही दे, ये कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। अब रेड्यूस मेथड यूज कैसे होगा थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। दो वेरिएबल बनते हैं, मान लो आपने एक एरे बनाया, एक सेकंड दीजिए मेरे को। ठीक है, एक एरे को नॉर्मल हम लोग लेके चलते हैं। मान लो एक एरे इस तरीके से है जिसमें एक वैल्यू 1 2 3 4। ओके, आप इसके साथ रेड्यूस मेथड यूज कर सकते हो। तो मान लो इसके साथ आप डॉट लगाते हो रेड्यूस, आप इसको नाम भी दे सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। अभी मैं दिखा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। अभी लोग समझ रहे हैं तो समझने के अकॉर्डिंग हम लोग ने डॉट रेड्यूस लिखा। अब इसके बीच में आपको अपना कौन सा कॉल बैक फंक्शन लिखना होता है। कॉल बैक फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो आपके वेरिएबल बनते हैं, एक पहला बनता है एक्यूमुलेटर और दूसरा बनता है एलिमेंट। तो मान लो हम लोग ने एक्यूमुलेटर को नाम दे दिया है यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, और कॉमा लगाकर एलिमेंट को हम लोग ईएल नाम दे देते हैं। ठीक है, एलिमेंट देखने में भी सही लग रहा है। इस तरीके से काम होता है जाकर, ये हो गया सिंटेक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। आई थिंक आपको यहाँ पर भी देखने को वही चीज सेम मिल रही है कि पहले आपको एक एरे है, एरे के साथ डॉट लगा के रेड्यूस मेथड यूज किया गया है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाए गए हैं, अब इनका नाम एक्यूमुलेटर एलिमेंट रखा गया है। होता ये एक्यूमुलेटर, ये वाला एक्यूमुलेटर कहलाएगा, ये वाला एलिमेंट कहलाएगा, पर नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब लॉजिक पे चलते हैं। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे रिजल्ट और एलिमेंट न लिख के हम यही लिख लेते हैं कि ये पहला वाला एक्यूमुलेटर है और दूसरा वाला एलिमेंट है, आपको समझने के लिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये दोनों वैल्यू में क्या लॉजिक परफॉर्म होता है।
जब भी आपका ये एक तरीके से लूप ही समझो, क्योंकि सारे एलिमेंट को वन बाय वन इस पे काम करेगा, लॉजिक अप्लाई करेगा, तो एक तरीके से लूप का ही काम हो रहा है, ठीक है। तो जब आप एक्यूमुलेटर का कोई वैल्यू देते नहीं हो, मान लो यहाँ पे अगर आपने कोई वैल्यू उसकी डिसाइड कर दी कि रिजल्ट की ये वैल्यू होगी, तो बात अलग की है। पर अगर आप एक्यूमुलेटर की कोई वैल्यू नहीं देते हो तो ये करता क्या है, एलिमेंट के सबसे पहली वैल्यू को उठा लेगा। सबसे फर्स्ट बार जब आप एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं तो ये एरे के फर्स्ट वैल्यू को उठा लेगा, तो इसकी वैल्यू सर हो गई 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो एलिमेंट क्या करेगा, एलिमेंट इसके बाद वाली वैल्यू उठा लेगा, तो इसकी बाद वाली वैल्यू क्या है 2, तो इसको यहाँ पे 2 मिल गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक होगा वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या लॉजिक लिख रहे हो। इस जगह पर हो सकता है हम लोग मान लें कि यहाँ पे दोनों को ऐड करने का, सम करने का लॉजिक लिखा गया हो, ठीक है। मान लो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो रिजल्ट प्लस एलिमेंट, मतलब एक्यूमुलेटर और एलिमेंट को जोड़कर रिटर्न कर दो। तो हम लोग यहाँ बोल देंगे कि एक्यूमुलेटर और एलिमेंट को जोड़ने का लॉजिक बनाया गया है। तो एक्यूमुलेटर के पास क्या है 1 है और एलिमेंट के पास क्या है 2 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई जाके। तो रिटर्न क्या हुआ 3, रिटर्न क्या हुआ जाके 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा हल्का सा लॉजिकल चीज है। अब नेक्स्ट टाइम जब यही चीज होगी तो इधर आएगा एक्यूमुलेटर, ठीक है, इधर आएगा एलिमेंट और मान लो हम लोग एडिशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो वैल्यू आपने रिटर्न की थी, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आप रिटर्न करते हो वो एक्यूमुलेटर के पास आ जाती है। फर्स्ट टाइम में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी तो इसने क्या किया था, खुद से एक एलिमेंट ले लिया था, फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया था। अगर आप इसको कोई वैल्यू डिसाइड कर देते तो फिर ये वैल्यू ना लेता, वो वही वैल्यू लेता जो आप डिसाइड कर रहे हो। पर अगर एक्यूमुलेटर की कोई वैल्यू आपने डिसाइड ही नहीं की है तो ये क्या करेगा, आपके एरे से फर्स्ट एलिमेंट उठाकर ले लेगा, ओके। और एलिमेंट क्या करेगा, उसके बाद वाला एलिमेंट उठा के ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू इससे पहले रिटर्न हो नहीं रही है। अब 2 + 1 3 हुआ, 3 रिटर्न हुआ, तो जो रिटर्न की गई वैल्यू है वो आ जाती है एक्यूमुलेटर के पास, तो यहाँ पर आ गई 3, ठीक है। अब 3 आने के बाद में एलिमेंट को क्या मिलेगा, एलिमेंट जस्ट बाद वाली वैल्यू को उठाएगा। तो 2 तक तो यहाँ हो चुका था, इसके बाद क्या आया 3 आया है। तो एलिमेंट को हर बार नई वैल्यू मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा, रिटर्न की गई वैल्यू एक्यूमुलेटर को दी जाती है। तो एलिमेंट को मिल जाएगा सर 3 यहाँ पे, ठीक है। अब 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 लिख दिया। अब 6 क्या हुआ, रिटर्न किया गया है, 6 रिटर्न किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर प्लस एलिमेंट, ये फिर से लॉजिक चलेगा। तो एक्यूमुलेटर को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू रिटर्न की गई है। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न की गई वैल्यू एक्यूमुलेटर को मिल जाती है, तो यहाँ पे आ गया 6। अब एलिमेंट को कौन सी वैल्यू मिलेगी, एलिमेंट को हर बार एक न्यू एलिमेंट मिलता है एरे से। तो यहां तक 3 तक तो दे चुके हैं हम लोग, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। अब बचा क्या, बचा हमारे पास 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग दे देंगे इसको एलिमेंट को, तो हम लोग ने 4 दे दिया। अब 6 + 4 हो गया 10। तो भैया यहाँ पर हमारा आया 10, और 10 चूंकि रिटर्न कर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी चारों वैल्यू हो चुकी है, हम लोग 1 को भी ले चुके, 2 को, 3 को, 4 को। अब इसके बाद कोई और एलिमेंट बचा है 4 के बाद, नहीं। तो चारों जब एलिमेंट हो जाते हैं उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न की जाती है, तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हो। वेरिएबल के अंदर लेने के लिए क्या होगा, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करना होगा आपको, लेट, आप एक वेरिएबल बना दो आंसर, और उसके अंदर ये पूरा क्या कहते हैं मेथड, ये पूरी सिंटेक्स वाली लाइन लिख दो। तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर के अंदर 10 आ जाएगा। जब आप कंसोल डॉट लॉग कराते हो तो आंसर में 10 आएगा, आंसर को, ठीक है, ANS को, ठीक है, तो 10 आएगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोड एडिटर में करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पर एक एरे बना लेना होता है। और एरे आप चाहे जितना बड़ा बनाए, पर यहाँ पर समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में छोटा एरे लेके चलते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको लास्ट में सेमीकोलन दे दिया। अब हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। कौन सा वेरिएबल बना रहे हैं सर, ये वाला जो लेट आंसर, आप मैंने ये लिखा है, हम लोग बाद में यहाँ पे बना रहे थे, इसको पहले ही बना लेंगे, ठीक है। लेट आंसर ANS, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हम लोग इसको एरे को जो ये बनाया है, इसको हम लोग ने एक नाम नहीं दिया, इसको एक नाम दे देना होता है। नाम हम लोग मान लो एरे का ARR दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ARR डॉट रेड्यूस, REDUC, रेड्यूस, इस तरीके से मेथड का यूज करेंगे। ये नॉर्मल सिंटेक्स अभी तक के लिए है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये एरे जो है इसको भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, कट करके। अगर आप ना भी नाम देंगे, ऐसे भी लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ये चलेगा।
पर चूंकि हम लोग ये चीज नहीं करना चाहेंगे, हम लोग का जो चीज नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एरे बना लेते हैं, एरे के अंदर मतलब इसको एक वैल्यू में एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये अभी नॉर्मल हम लोग ने लिख दिया रेड्यूस मेथड। अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, इसके बीच में सर एक कॉल बैक फंक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। तो चलिए लिखते हैं, कॉल बैक फंक्शन में हम लोग एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे, क्योंकि एरो फंक्शन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ये एरो फंक्शन बनाया। अब एरो फंक्शन के अंदर आपको दो वेरिएबल्स बनेंगे, यहाँ पर भी लिखा गया है कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दो वेरिएबल बनाने होते हैं। एक सेकंड की, ये लीजिए, दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्यूमुलेटर एक एलिमेंट। तो हम लोग एक्यूमुलेटर का नाम रिजल्ट दे देंगे जैसा कि हम लोग ने बताया था, और एलिमेंट का नाम ईएल दे देंगे। ये दो वेरिएबल बन चुके हैं। इसके बनने के बाद एरो फंक्शन की पहचान होती है कि आपको इक्वल का निशान और क्या करना होता है, एरो बनाना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना के भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, पर हम उस वैल्यू को रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग कंसोल करके भी देखेंगे कि जो हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, यही कैलकुलेशन निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। एक्यूमुलेटर को 1 मिल रहा है, एलिमेंट को 2 मिल रहा है, फिर रिटर्न की गई वैल्यू 3 है, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 होगा, फिर 6 रिटर्न होगा, 6 4 और फिर 10। तो हम लोग को इधर का भी लाइन देखना है, लास्ट में 10 तो हम लोग को मिल जाएगा, ये तो आंसर करेक्ट है। पर हम लोग को ये भी देखना है कि इस तरीके से चीजें हो रही है परफॉर्म कि नहीं हो रही है। तो उसके करने के लिए हम लोग नॉर्मल से कुछ नहीं करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। हम लोग रिजल्ट का यहाँ पे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल देते हैं, और इसके बाद में फिर से हम लोग डॉलर का साइन यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को भी, एलिमेंट की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक तरफ का पैरेंथेसिस गायब है, उसको हम लोग लगा देते हैं इस तरीके से, ऊपर ये गायब था, ठीक है। अब इसको हम लोग करने के बाद में इतना हम लोग ने कर लिया। अब इसको करने के बाद में यहाँ लगा दो सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे आओ। नेक्स्ट लाइन पे आने पर रिटर्न क्या करो, रिटर्न कर दो रिजल्ट को और एलिमेंट को ऐड करके, जो कि हम लोग यहाँ पे लास्ट में कर ही रहे थे। भैया रिजल्ट क्या है, एक्यूमुलेटर और एलिमेंट ये है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे थे, ठीक है। इतना काम हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट किसको कराएंगे, आंसर को, क्योंकि आंसर के अंदर फाइनल वैल्यू जाएगी। कैलकुलेशन होने के बाद जो 10 आएगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा जाके। अब आते हैं यहाँ पर क्रोम के अंदर, इसको खोलते हैं इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पे करते हैं कंसोल, और एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे ये लीजिए आंसर आ गया। तो देखिए पहले वाले में 1+2 किया था, हम लोग दिखाते भी चलते हैं 1+2, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 3+3 और फिर 6+4, वही चीज हुआ है, 3+3 6+4, और आंसर 10 आया है निकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और इसकी 2 थी। 1+2 3 हुआ, फिर 3 रिटर्न हुआ, तो इसके अंदर 3 आ गया, क्योंकि एक्यूमुलेटर है, इसको 3 मिला, और इसको क्या मिला, इसको भी 3 मिला, क्योंकि इसने न्यू एलिमेंट ले लिया। 3+3 क्या होता है, 6, 6 रिटर्न किया गया, 6 इसके अंदर आ गया, एक्यूमुलेटर के अंदर 6 इसको मिला, एलिमेंट को क्या मिली, न्यू वैल्यू 4, 6+4 हो गया 10, और इसके अंदर 10 आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। अब क्या करना है, ये आप समझ चुके हो, पर हम लोग को अभी भी इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो पूरा एक तरीके से हम लोग ने कोड लिखा है, ये किस चीज का लॉजिक है, ये एरे के सभी एलिमेंट को ऐड करने का लॉजिक है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है, 9 तक हम लोग ने कर दिया इसको, तो देखिए सारे एलिमेंट्स का सम करके दे देगा 45। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, हम लोग करेंगे फाइंडिंग अ मैक्सिमम इन एन एरे, ठीक है। आपके पास एक एरे होगा, ओके, एक एरे होगा, उसमें मान लो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 7 लिखा है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग जब लूप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इस चीज को सीख रखा है, तो पहले एक बार लूप से करके देखेंगे, जिससे हम लोग की यादें ताजा हो जाए, हम लोग को लूप का भी सिंटेक्स याद हो कि क्या चीज था। और लूप से करना बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी चीज होती है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, और ऊपर मान लो हम लोग थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके वैल्यू को एक लाइन से ना लिखते हुए इस तरीके लिखेंगे कि हम लोग को देखने में भी लगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। 2 9 कॉमा 2 9 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 8
कॉमा 6, 6 नहीं दिया गया ना अभी, हाँ तो 6 दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू छांटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एरे बन चुका है, एक आपको मैक्सिमम नाम से वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम के अंदर आप एक ऐसी वैल्यू दे दो जो सबसे छोटी हो, देने को देखो है सबसे मैक्सिमम वेरिएबल, वह वैल्यू सबसे छोटी लेके चलेंगे क्योंकि तभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देने को तो जीरो से हो सकता है काम, पर हम लोग जीरो इसलिए नहीं देते क्योंकि कभी कभी हो सकता है एरे के अंदर किसी ने जीरो भी दिया हो, और जीरो दिया होगा और जीरो पहले से है तो वहां पर लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 दे देंगे, ठीक है। -1 सबसे कम होता है इसलिए। अब -1 देने के बाद में हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में सिंटेक्स बहुत ही सिंपल था, लेट i इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स जो होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 इंडेक्स पे होती है, ठीक है। ये करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। हम लोग कहेंगे i की वैल्यू को जब तक चलाओ लेस देन एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ कैसे निकलती है, आपको एरे डॉट लेंथ लिखना होगा, ठीक है। एरे डॉट लेंथ से आपकी लेंथ निकल आती है। आई कैपिटल नहीं रखना है, आई स्मॉल रखना है। आई मतलब होता है आइट्रेशन, जो एक एक बार राउंड होता है उसको आइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई कब तक चलेगा, एरे की लेंथ तक। तो ये जो एरे की लेंथ है उससे एक कम, मान लो एरे की लेंथ होगी 8 तक, तो ये कितने तक चलेगा, 7 तक, क्योंकि 7 तक इंडेक्स होंगे। मान लो गिनने में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, ठीक है। 8 डिजिट्स हैं, पर अगर इनको हम लोग इंडेक्स वाइज गिनेंगे तब गिनो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग इसीलिए करते हैं कि लेंथ से एक कम, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन का साइन लगा है, तो लेंथ से एक कम होगा, इसीलिए 0 आया है। जीरो, जब 0 इधर है तो हमको लेंथ से एक कम नंबर लेके चलना होता है, तभी आपका लूप सही से वर्क करेगा। क्योंकि अगर 0 ना होता, 1 से स्टार्टिंग हो रही होती, तो हम लोग पूरा एरे डॉट लेंथ पूरा करते हैं इसके इक्वल का निशान लगाकर, ठीक है, इस तरीके से इक्वल इक्वल लगाकर। पर चूंकि हमको एक कम लेकर चलना है तो लेस देन लगाएंगे। अब हर राउंड में आई की वैल्यू बढ़ेगी भी, मान लो पहले 0 थी, फिर अगले राउंड में 1 होगी, तभी तो ये लूप चलेगा, तो आई प्लस प्लस कर देंगे। ये करने के बाद में हम लोग इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद छोटा सा इफ एल्स का लॉजिक लिखना होगा। इफ के अंदर हम लोग लिख देंगे कि अगर मैक्सिमम के अंदर जो वैल्यू हम लोग ने पहले से दे रखी है वो क्या हो, एरे के किसी भी इंडेक्स से छोटी हो, ठीक है। तो क्या कर दो, इसके अंदर वो वैल्यू को मैक्सिमम के अंदर डाल दो उठाकर। तो एरे किसी भी, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो ये सिंटेक्स आपको आता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एरे के आगे उसका कोई भी डिजिट निकालने के लिए, एरे से अगर आपको कोई भी डिजिट निकालना है तो आपको उसका इंडेक्स डालना होगा, और इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, आई से आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको एरे का चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बहुत आराम से आता होगा, ठीक है। इतना करने के बाद में इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही आराम से वो चीज निकल आएगी। हम लोग नीचे आते हैं और क्या प्रिंट करा देंगे, console.log मैक्सिमम को प्रिंट करा देंगे। लॉजिक एक बार समझा दूं, लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि हम लोग अजम्पशन करके चल रहे हैं कि हम लोग ने मैक्सिमम के अंदर एक ऐसी वैल्यू दे रखी है जो इन सबसे बड़ी है, पर एक्चुअल में है तो नहीं, ठीक है। तो हम लोग ने चेक किया कि मैक्सिमम की वैल्यू जो मेरी है, अगर वो एरे के किसी भी नंबर से छोटी होती है, बड़ी है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, दोबारा से लूप चलाओ। अगर छोटी है, मान लो ये यहाँ पर छोटी निकलती है, तो उस वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू है एरे की, उसको मैक्सिमम के अंदर डाल दो, ठीक है, डाल दिया जाएगा। अब मान लो -1 2 से छोटा था, तो इसमें क्या होगा, 2 निकलकर मैक्सिमम के अंदर आ जाएगा, तो अब मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला राउंड जब चलेगा तो ये एरे के नया इंडेक्स आएगा 9। अब 9 भी 2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर 9 आ जाएगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा। अब अगले राउंड में क्या होगा, अगले राउंड में मैक्सिमम की वैल्यू है 9 और एरे का नया इंडेक्स क्या होगा, 3, ठीक है। तो 3 तो सर छोटा है, तो हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर 7 भी छोटा है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, 1 भी छोटा है, 5 8 6 सब छोटे हैं, तो हम लोग को ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज सिर्फ 9 तक चलेगी। अब चूंकि मैक्सिमम की वैल्यू सबसे बड़ी है तो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। एक बार ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू निकल आई। पर इसी चीज को रेड्यूस मेथड से करना और इजी होगा और कॉम्पैक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सब चीजों को हटा लेते हैं। हम लोग को क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग फाइनल वैल्यू ले रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लिए। अब क्या करना है, एरे का नाम लिखा, डॉट रेड्यूस लिखा। रेड्यूस के अंदर क्या लॉजिक लिखेंगे उस चीज को समझो। सबसे पहले तो एरे के अंदर जो रेड्यूस मेथड लिख रहे हो तो
दो वेरिएबल तो बनेंगे, कौन, एक मैक्सिमम बना लेते हैं, एक एलिमेंट बना लेते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं, किसी को याद है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो मैक्सिमम क्या है, एक्यूमुलेटर है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग ने ये साइन बनाया इस तरीके से और कर्ली ब्रैकेट किया ओपन। ओपन करने के बाद में अब ध्यान से देखिए लॉजिक क्या लिखा जा रहा है। लॉजिक भी सेम लगभग वैसे ही होगा। हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम की जो वैल्यू है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताओ। क्या हम लोग ने मैक्सिमम की कोई वैल्यू डिसाइड की है, नहीं की है, तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे अगर मैक्सिमम की वैल्यू हमारे एलिमेंट की वैल्यू से क्या कहते हैं, छोटी है, तो क्या कर दो सर, रिटर्न कर दो एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट बड़ा है। और रिटर्न की गई वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर कौन है, मैक्सिमम। तो अगली बार क्या आ जाएगा, जैसे 2 हमारे पास मैक्सिमम के अंदर आ गया था और 9 कहाँ आ गया था, एलिमेंट के अंदर आ गया था। क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू 9 बड़ी है और मैक्सिमम की वैल्यू छोटी है, तो एलिमेंट को रिटर्न किया जाएगा और रिटर्न की गई वैल्यू अगली बार में मैक्सिमम के अंदर आ जाती। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम की वैल्यू 9 होगी, फिर एलिमेंट की वैल्यू होगी 3। कंपेयर किया जाएगा तो भैया मैक्सिमम बड़ा है, तो इस बार जब मैक्सिमम बड़ा है तो एल्स वाली कंडीशन में क्या करो, रिटर्न कर दो मैक्सिमम को। अगर मैक्सिमम बड़ा है तो मैक्सिमम को रिटर्न कर दो, क्योंकि अगली बार मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर जो रिटर्न की गई वैल्यू होती है वही एक्यूमुलेटर को मिलती है जाकर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग को क्या होगा, हम लोग को लॉजिक तो ये हो गया है, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग को सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कराना है, डॉट लॉग किसको कराना है, मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को। ये देखिए हमको मिल गई मैक्सिमम वैल्यू 9। ओके, इस तरीके से। आप किसी को अगर यहाँ पे ये लॉजिक ना समझ में आया हो कि ये लॉजिक कैसे बना, क्योंकि ये सिंटैक्स तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि दो आपने वेरिएबल बनाए हैं, एक एक्यूमुलेटर एक एलिमेंट है। यहाँ पर सर ये वैल्यू रिटर्न कैसे हो रही, क्या हो रहा है, तो आइए इस चीज को थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने एरे लिया है वो बहुत बड़ा साइज का लिया है। इतने बड़े साइज के लिए एरे के लिए अगर मैं बताऊंगा देन आपका भी टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसी को कॉम्पैक्ट में करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, छोटा सा लेके चलते हैं। छोटे में क्या होगा कि आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो एक एरे ले लिया जिसकी वैल्यू है 1, 2, 5, 3। अब इसमें से हमको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। इसी एरे के साथ में हम लोग ने रिड्यूस मेथड यूज कर लिया, ठीक है। ओके, रिड्यूस के अंदर दो वेरिएबल बन चुके हैं, एक मैक्सिमम, ठीक है, एक एलिमेंट। अब आपका लॉजिक के अंदर क्या है, लॉजिक के अंदर आपका दोनों का इफ एल्स वाला जो लिखा गया था वो लिखा गया है, ठीक है। इफ एल्स वाला जो लॉजिक लिखा गया था वो लिखा गया है। हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं, ये चीज तो ऑलरेडी आप जानते ही हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। इस चीज को लिखने की बजाय हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या होगा, एक तरफ रखा गया है मैक्सिमम, ठीक है, एक तरफ रखा गया एलिमेंट। हम लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम की वैल्यू अगर एलिमेंट से छोटी है तो रिटर्न कर दो एलिमेंट को, और बड़ी है तो रिटर्न कर दो मैक्सिमम को। अब वन बाय वन लॉजिक समझो। सबसे पहले मैक्सिमम को क्या वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम को मिलेगी 1, तो मैक्सिमम को 1 मिल गई। एलिमेंट को क्या मिलेगी, अगर मैक्सिमम को 1 मिल चुकी तो फिर एलिमेंट को जाहिर सी बात है उसकी नेक्स्ट वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। कंपेरिजन होगा कि मैक्सिमम बड़ा या एलिमेंट बड़ा है। चूंकि यहाँ पे एलिमेंट बड़ा है तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 2 को, और ये एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न हो रही है, हम ब्रैकेट में EL लिख भी देते हैं। ओके, अब रिटर्न की गई वैल्यू किसके पास जाती है, एक्यूमुलेटर के पास। एक्यूमुलेटर यहाँ पे कौन है, मैक्सिमम है। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 जो कि रिटर्न किया गया है। और यहाँ पर एलिमेंट में क्या आएगा, एलिमेंट में न्यू वैल्यू आएगी। तो 2 तक तो हो गया था, एलिमेंट में आएगा इस बार 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब मैक्सिमम और एलिमेंट में कौन बड़ा है, चूंकि एलिमेंट बड़ा है तो रिटर्न कौन होगा, रिटर्न भी हमारा एलिमेंट की वैल्यू होगी जो कि है 5, ठीक है। अब रिटर्न की गई वैल्यू किसको मिलती है, मैक्सिमम को मिलती है। तो मैक्सिमम, चूंकि मैक्सिमम को नहीं मिलती, एक्यूमुलेटर को मिलती है। अब एक्यूमुलेटर का नाम आपने मैक्सिमम रखा है इस वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। एलिमेंट को कौन सी वैल्यू मिलेगी, न्यू वैल्यू, तो इस बार 3 मिलेगी क्योंकि लास्ट में 3 है। अब यहाँ पे फिर से लॉजिक होगा, मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी है एलिमेंट की, इस बार किसकी वैल्यू बड़ी है, मैक्सिमम की। तो रिटर्न कौन होगा, रिटर्न भी सर, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ 3। और रिटर्न कौन होगा, रिटर्न भी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इस बार रिटर्न होगा। रिटर्न कौन सी वैल्यू हो रही है, 5 हो रही है, ठीक है। अब जो लास्ट में सबसे रिटर्न होती है, क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू है,
ये लास्ट वाली वैल्यू है, मैं थोड़ा सा ऊपर इस तरीके कर देता हूं, तो यही वैल्यू किसके अंदर जाएगी, उस इस वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू वाला जो वेरिएबल है ये लास्ट वाली वैल्यू को अपने अंदर सेव करा लेता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू निकल कर सेव हो जाएगी और हमारा मैक्सिमम क्या निकल के आया, मैक्सिमम हमारा 5 निकल के आ गया है इस एरे के लिए। तो लॉजिक ये बनता है कि मैक्सिमम को पहले एक वैल्यू मिल जाती है, एलिमेंट को एक वैल्यू मिल जाती है, दोनों में कंपेयर होता है, जो बड़ा होता है वो रिटर्न कर दिया जाता है, रिटर्न की गई वैल्यू को फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर लाया जाता है और एलिमेंट को न्यू वैल्यू दी जाती है, फिर दोनों में कंपेरिजन करा जाता है, जो रिटर्न होता है वो आता है, फिर एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाता है, फिर एलिमेंट को न्यू वैल्यू मिलती है। इस तरीके से कंपैरिजन पे जब तक चलता है जब तक एरे के सारे एलिमेंट कंपेयर नहीं हो जाते और लास्ट में एक वैल्यू निकलती है सिंगल वैल्यू, वो आपकी वेरिएबल के अंदर चली जाती है। इस तरीके से काम हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी चीज है और बहुत आराम से आप कर लोगे। एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करके खुद से भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक इफ ऑल लिखना था, यहाँ पे ऐप गलती से लिखा हो, चेक इफ ऑल नंबर इन आवर एरे आर मल्टीपल ऑफ और 10 और नॉट। ये पूछ रहा है, मान लो एक एरे में मान लो हमने दिया 20, फिर 3, फिर 10, फिर क्या हो सकता है आपका 50, इस तरीके से आपके 4 वैल्यू है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें जितनी भी वैल्यू है वो क्या 10 की एक तरीके से गुणज बोल सकते हो या फिर 10 से काटी जा सकती है, नहीं। अब 10 से कौन कौन सी वैल्यू कट जाएंगे, अगर 10 का टेबल देखा जाए तो 10 से आपको 20 कट जाएगा, 10 से आपका 10 कट जाएगा, 10 से कम 10 से आपका 50 कट जाएगा 5 बार में। क्या 3 कटेगा, नहीं, क्योंकि 10 से 3 छोटा है। तो यही चीज पता लगाना है। अगर सारी वैल्यू कट सकती है, सब मल्टीपल है 10 के सब गुणज है, तो क्या भेज दो ट्रू, अन्यथा क्या भेज दो फॉल्स, अगर नहीं कर सकती है। और ये काम कौन करता है, ये काम सर आपका करता है एवरी मेथड, बहुत आराम से कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली वीडियो में मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। इसको कर देंगे हम लोग कमेंट करने के बाद में हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में 20, 90, 30, 70, इसको कर देंगे 10, इसको कर देंगे 50, इसको कर देंगे 80 और इसको कर देंगे 60। और जाहिर सी बात है आप देख के बता सकते हो ये सारी वैल्यूज 10 से कट जाने वाली है और इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली एक प्रोग्राम बनाना है। एरे तो बना हुआ है, हम लोग लेट आंसर इज इक्वल टू एरे डॉट एवरी फंक्शन लगा रहे हैं, तो एवरी फंक्शन, और ये अब मेथड बन गया क्योंकि एरे के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लॉजिक लिखेंगे, एक एरो फंक्शन लिखा जाएगा, एरो फंक्शन के अंदर आपको 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट उठा लेना होगा। तो एवरी क्या करता है, एक एक एलिमेंट उठाता है, पहले 20 उठाएगा फिर 90 उठाएगा, ऐसे। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ईएल के अंदर, ठीक है। और सिंपल सा जब भी हम लोग इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं, जैसे हम लोग इवन निकालते थे, ऑड निकालते थे, 10 के मल्टीपल्स निकालते हैं, इसमें हमको सिंपल कुछ नहीं करना होता, जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू किसके अंदर आ रही है, ईएल के अंदर, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ, ईएल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ध्यान से देखिए, उसको क्या कर दो, मॉडुलो कर दो। मॉडुलो क्या करता है, आपका भाग कराता है, और भाग में जो शेषफल होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, वो ला के देता है। अब 10 से भाग कराने पर अगर आंसर में शेषफल में 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 निकल के आ जाता है, तो क्या है कि भाई जाहिर सी बात है वो वैल्यू कट जाएगी 10 से, मतलब वो मल्टीपल है 10 का, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रू भेज देंगे। और अगर नहीं ये लॉजिक परफॉर्म होता, ये वाली लाइन का लॉजिक नहीं होगा, तो समझो अगर एक में भी नहीं हुआ तो ये फॉल्स भेज देगा, क्योंकि एवरी मेथड बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरीके होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में आपने एंड ऑपरेटर पढ़ा होगा। एंड क्या कहता है कि मुझे सारी चीजें ट्रू चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हुई तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये सबको चेक करेगा, अगर एक भी वैल्यू ऐसी भाई जो 10 की मल्टीपल ना हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर सारी वैल्यू 10 की मल्टीपल्स हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग कराकर आंसर को प्रिंट कराता हूं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अभी ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक वैल्यू को यहाँ से हटा दूंगा, इसको 3 कर दूंगा, जो कि 3 10 का मल्टीपल नहीं होता है, 10 से छोटा है, तो ये फॉल्स आएगा। तो ये चीज होती है कि सारी वैल्यू अगर है ट्रू तभी ये ट्रू देगा, अगर एक वैल्यू भी ये लॉजिक परफॉर्म नहीं करती है, फॉल्स देती है, तो आपको फॉल्स मिल जाएगा एट द एंड। ये बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम नंबर इन एरे। बहुत ही सिंपल सा है, अभी मैक्सिमम मैंने सिखाया था, मैक्सिमम का बस उल्टा करना होगा, मिनिमम निकल आएगा, ठीक है। तो आते हैं, मिनिमम निकाल लेते हैं। क्या मिनिमम का कुछ अलग होगा, नहीं,
यहाँ पे बनाते हैं मिनिमम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको कंट्रोल जेड करते हैं इस तरीके से, तो हमारा मैक्सिमम का प्रोग्राम आ जाएगा। इसका प्रोग्राम आ जाएगा मैक्सिमम का, ठीक है। तो मैक्सिमम वाले प्रोग्राम में ही हम लोग ज़्यादा टाइम बचाते हुए आराम से थोड़ा सा सिंटेक्स में बदलते हुए हो जाएगा। इसको क्या करो, कमेंट आउट करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम की जगह सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम की जगह यहाँ पे हम लोग मिन कर देते हैं, मैक्स की जगह मिन कर लिया, ठीक है। अब देखो जहां पर ये ग्रेटर देन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, जो वैल्यू बड़ी हो रही थी उसको हम लोग रिटर्न कर रहे थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, छोटी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे मैक्सिमम को, अगर मैक्सिमम की वैल्यू एलिमेंट से छोटी है तो मैक्सिमम को रिटर्न कर दो, और नहीं तो एलिमेंट को कर दो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम और एलिमेंट में कंपेयर किया जाएगा। अगर एलिमेंट बड़ा निकला तो मैक्सिमम को निकाल दो, और अगर एलिमेंट छोटा निकला तो एलिमेंट को निकाल दो, तो जो छोटी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारा इतना काम से लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसने क्या कहा, मैक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके, मैक्स इज नॉट डिफाइंड। जरा देख लेते हैं ये मैक्स, मैक्स कहाँ से हो जाएगा, या हम लोगों ने मिन कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं मिन, और इसको कर देते हैं मिन। मिनिमम वैल्यू हमको लेके चलनी है। मिनिमम में जो वैल्यू है वो अगर एलिमेंट की दी गई वैल्यू से छोटी है तो क्या कर दो, मिनिमम को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं छोटी है तो क्या कर दो, एलिमेंट को रिटर्न कर दो। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसने 10 हमको रिटर्न किया है। क्या 10 इसमें सबसे छोटा है, जाहिर सी बात है, हाँ 10 सबसे छोटा है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर इसने एक चीज और ऐड की है कि क्रिएट अ फंक्शन। आप एक ऐसा फंक्शन बना दो जो किसी भी एरे के लिए चेक कर सके। अभी तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस एरे के लिए चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग को सिंपल सा एक फंक्शन लिखना होगा, मालूम फंक्शन का नाम मिनिमम ही रख देते हैं। मिनिमम रखने के बाद में यहाँ पर हम लोग ARR एक पैरामीटर बना दिए। पैरामीटर बनाने के बाद में हम लोग को क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट को उठाना है, लास्ट में ले आना है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में लाने के बाद में यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, और इसके बाद में ध्यान दो, यहाँ तक हमको क्या करना है, रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, किसके लिए, रिटर्न यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसको रिटर्न करना होगा, ओके। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग जो वैल्यू यहाँ पर भेजेंगे वो यहाँ पर मिलेगी, और वही वैल्यू फिर कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न होकर आएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हो कैसे रहा है। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से उठा देते हैं, हटा देते हैं, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू को कॉल करते हैं, मिन वैल्यू, ठीक है। तो इसने क्या कहा, मिन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मिन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके ओके ओके। हम लोग इसको उठाते हैं, जस्ट इसके क्या करते हैं, ये जो फंक्शन, जो कौन सा फंक्शन, देखो पहले फंक्शन का स्कोप समझो। इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन का स्कोप गड़बड़ हो रहा है, तभी ऐसा बोल रहा है कि आपने इस वाले इसको बनाया कहाँ पर है, इसके बाहर बनाया है, इस वाले फंक्शन के बाहर बनाया है, ठीक है। तो आप यहां तक इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं, अब सारी चीजें हम लोग की ठीक है, इसमें कुछ सेंटेंस में बदलना नहीं होगा। अब देखो क्या करना है, हम लोग को फंक्शन को कॉल करके डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नाम हम लोग ने क्या रखा हुआ है, फंक्शन का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे मिन रखा हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट लॉजिक के हिसाब से ही रखोगे। मिन के अंदर हम लोग एरे को पास करते हैं, ठीक है। ARR हमारे एरे का नाम है, तो हम लोग ने एरे को पास किया। अब आ गई सबसे स्मॉल वैल्यू 10, ठीक है। डायरेक्ट आप देखो, हम लोग जब इसको क्या कर रहे थे, मिन वैल्यू को यहाँ पे कंसोल में लिख रहे थे, तो ये कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है, फंक्शनल स्कोप में। यहाँ से फंक्शनल स्कोप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये चीज हो रही है। आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मान लो ये एरे की बजाय मुझे कोई और एरे चेक करना हो, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब यहाँ आते हैं, हम लोग का फंक्शन एक ऐसा बन चुका है कि हम लोग कोई भी एरे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं इस एरे को चेक करना चाहता हूँ, ये एरे मैंने अभी से लिखा हुआ है,
ये देखो इसके अंदर एक एरे डाल दिया और जैसे एंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, इसकी सबसे स्मॉल वैल्यू लाके दे देगा। एक एरे मान लो और बना लेते हैं इसी के अंदर ही, इस तरीके से बनाया, मैंने कहा 1,9,5,3,7, ठीक है। इसमें चेक करके मेरे को बताओ कौन सबसे छोटा है, ठीक है। देखना ये एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो console.log के साथ। इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले इस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, फिर इस पैरामीटर को एक वैल्यू दे रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट किसी एरे का नाम दे सकते हो, या आप कोई एरे यहाँ से ये एरे इसको उठाकर भी इस तरीके से कट करके यहाँ पर डाल सकते हो इस जगह पर, ठीक है। तो वो भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका हो जाएगा। फिर इसका नाम आप यहाँ पर यूज करो तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, जो एरे आप यहाँ पर डालोगे वही एरे यहाँ पर काम आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो और आपका ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, क्योंकि चूंकि आपकी सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी रिटर्न होने के बाद कहाँ पर आएगी, रिटर्न होने के बाद इसके अंदर आएगी, और इसीलिए इसको रिटर्न कर रहे हैं, तभी हमको सबसे स्मॉल वैल्यू मिल रही है। तो ये हम लोग ने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किसी को यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए, है तो ड्राई रन करो जिससे आपका भी लॉजिक मजबूत हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर पे। डिफॉल्ट पैरामीटर कोई कठिन चीज नहीं है, थोड़ा हल्का सा लॉजिक समझो, इजी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू को सम करने का एक फंक्शन बनाते हैं। बहुत जाहिर सी बात है, ऐसे फंक्शन आपने बहुत सारे बनाए होंगे इस कोडिंग जर्नी में सीखते हुए, और बनाओगे भी आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का फंक्शन बनाया। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ a, b लिखा है। तो यहां तक तो आप सभी को पता है ना कि क्या हो रहा है, हम लोग ने दो पैरामीटर लिए हैं, उन दोनों पैरामीटर को जोड़कर रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो सम नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो हम सम को जब कॉल करते हैं इस तरीके से सम, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, मान लो 2, 4 दे दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हम लोग को 7 रिटर्न कर देगा, सॉरी 7 नहीं 6, ठीक है, 6 रिटर्न कर देगा। और अगर फिर ऐसी वैल्यू और हमको करनी है, मान लो हम बड़ी वैल्यू को करना चाहते हैं, तो हम लोग सम सेम फंक्शन यूज करेंगे, ध्यान दो, सेम फंक्शन यूज करें सम। हम लोगों ने कहा 8, 9, तो ये 8 कहाँ जा रहा है, 8 उठकर a के अंदर जाएगा, ठीक है, ये किसके अंदर जाएगा, a के अंदर, और ये 9 उठ के जाएगा b के अंदर, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा ऐड करके हमको दे देगा। पर अब मेरे को ये बताओ कि मैं चाहता हूं कि मैं अगर गलती से एक वैल्यू सिर्फ दे देता हूं, ठीक है, एक वैल्यू सिर्फ गलती से देता हूं a की, और b की वैल्यू कोई देता ही नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि b की अपने आप ऑलरेडी 3 से होकर आए। मान लो मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने सम नाम का फंक्शन कॉल किया, और मैंने कहा कि 8 और उधर तो 3 हमको ऐड चाहिए, 8 में 3 जोड़ना है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कर देते हो तो 8 क्या होगा, 8 तो a के अंदर आ जाएगा, b के अंदर ऑटोमेटिक एक पैरामीटर आपने दे रखा है 3, ठीक है। तो जब b को आप एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं देते, एक्सप्लिसिटली वैल्यू मतलब यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू कॉमा करके नहीं लिख रहे हो इस जगह पर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसको 3 मिल जाएगा। मतलब अगर इसको बाहर से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो अंदर से अपने आप 3 वैल्यू दे देगा इम्प्लिसिटली, ओके। तो एक्सप्लिसिटली मतलब होता है कि हम लोग इस तरीके से लिखे सम 2, 3, ये एक्सप्लिसिटली वैल्यू है कि 3 b के अंदर चला जाएगा, 2 a के अंदर चला जाएगा ऑर्डर वाइज, ठीक है। पर अगर यहाँ पे 3 किसी ने नहीं दिया, भूल गया, तो ऑटोमेटिक इसको 3 मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब कोई बना देते हो, किसी पैरामीटर को वैल्यू दे देते हो, तो हम उसको डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। गिविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू मतलब बाय डिफॉल्ट ही वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, आर्गुमेंट के अंदर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे चीज को हटाते हैं, हम लोग नीचे आएंगे। हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं सम नाम से, और हम लोग a, b करें, ठीक है। a, b करने के बाद में इस तरीके से हम लोग ने क्या कहा, रिटर्न a प्लस b। ये सभी को आता होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं। अब हम लोग आते हैं कंसोल के अंदर, इसको यूज करके देखते हैं। हमने कहा सम के अंदर हम लोग ने कहा एक ले लो 4, एक ले लो 5, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने क्या कहा, 9 दे दिया, ठीक है। फिर हम लोग ने कहा सम एक ले लो 3, एक ले लो 5, ठीक है, इस तरीके से इसने 8 दे दिया। पर अगर हम लोग यहाँ ये कर देते हैं कि सिर्फ हम लोग दे दे 3, ठीक है, और उधर हम लोग मान लो 5 चाहते हैं, पर हम लोग ने 5 दिया नहीं, हम लोग ने 5 दिया नहीं, सिर्फ 3 देकर रखा, तो क्या ये ऑटोमेटिक से कुछ हमको देगा वैल्यू, नहीं, क्योंकि ये नन दे रहा है। नन वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने 3 इसको दे दिया, पर इसको तो कुछ दिया ही नहीं है। तो जब इसको कुछ मिला नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड वैल्यू और नंबर में जब आप एडिशन कराते हो, मतलब कोई अनडिफाइंड वैल्यू है और इधर साइड में नंबर है, तो नॉट अ नंबर आता है, नन, ठीक है।
अब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, b इक्वल टू 5 दे देते हैं, तो अगर आप b को कोई वैल्यू दे रहे हो तो वो मिल जाएगी, और अगर b को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो अपने आप 5 मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने यहाँ पे करा सम 2,4, ठीक है, तो 2,4 करने पे क्या होगा, हमको एक वैल्यू मिल गई 6, 4 और 2 6 होते हैं, सबको पता है। हम लोग ने कहा कि 5,3, ठीक है, तो सबको पता है कि 5 3 8 होते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम लोग ने सिर्फ सम लिखा और एक साइड में हम लोग ने क्या कहा 3 लिखा, और हम लोग ने दूसरी साइड में कोई वैल्यू दी नहीं, फिर भी 8 आ रहा है। 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली यहां से वैल्यू ले ली 5, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है। डिफॉल्ट पैरामीटर का काम ये होता है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो वो तो मिल जाएगी, मान लो ए को वैल्यू दी और बी को भी मिली तो ठीक है, पर अगर मान लो बी को कोई वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ ए को आपने दी है, तो बी को अपने आप से ये एक वैल्यू दे देगा अपनी तरफ से। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब ये चीज आप अगर ए के साथ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हटा दो और ए को मान लो हम लोग दे देते हैं 4, ए को हम लोग 4 दे देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ए 4, ए की वैल्यू 4 दे दी। अब यहां पर जब आप कोई वैल्यू को मान लो, एक तरीके से दो वैल्यू दी गई है, ठीक है, दो वैल्यू देने पर आप ए की वैल्यू को दे रहे हो और बी की वैल्यू को भी दे रहे हो, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अभी सिर्फ सिंपल ए की वैल्यू को दे दोगे तो काम चल जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न सिर्फ करा देता हूँ ए को, थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी का प्रोग्राम हटा के ए को रिटर्न कराता हूँ। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं, सम को हम लोग ने कोई वैल्यू दी, मान लो 6, तो ये क्या करेगा, 6 को रिटर्न करेगा, ठीक है। पर अगर आप सम को कोई वैल्यू ना भी दो, खुदा ना खास्ता कोई वैल्यू ना भी दो, तो ये 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। पर अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि ये हो जाएगा कि ए कॉमा बी, ए को वैल्यू अपने आप मिल जाए और बी को हम लोग दे दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। मान लो सम को आपने सोचा कि हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 3, ठीक है, और उधर 4 अपने आप मिल जाएगा, तो आप ये गलत कर रहे हो। जैसे आप 3 करोगे तो ये 3 ही रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज चलता है। जब आपने एक सिंगल वैल्यू डाली तो वो उठकर ए के अंदर आएगी, ना कि बी के अंदर आएगी। ये ध्यान रखिए, ए के अंदर वैल्यू आएगी ना कि बी के अंदर आएगी, तो बी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये चीज समझो, जैसे आप यहाँ पर सम लिखते हो और आप लिखते हो 3,4, तो ये 3 उठकर किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर बाय ऑर्डर, ठीक है, और ये 4 उठ के जाएगा किसके अंदर, बी के अंदर। पर अगर आप सोच रहे हो ए को तो हम लोग ने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, बी को सिर्फ देना है, तो आप ये सोचते हो कि इस तरीके कर दें 4, तो 4 क्या होगा, बी के अंदर चला जाएगा, और ए के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 4। तो ऐसा नहीं है, आप अगर सिंगल वैल्यू दे रहे हो तो वो उठकर ए के अंदर ही जाएगी, बी के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ कराना है कि ए के अंदर आपको कोई वैल्यू डालनी है, तो आप इसको क्या करो, उठाओ इस तरीके से, कट लगाओ, यहां डाल दो कॉमा लगाकर, ठीक है, यहां डाल दो कॉमा लगाकर, तो ए के अंदर अपने आप वैल्यू चली जाएगी और बी के अंदर आप डाल दोगे, तो ये 4 अब किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज चलता है, ठीक है। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर जाएगी, ये चीज है। तो आप दूसरे पैरामीटर के लिए तो आप ये कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, पर पहले के लिए कभी भी ऐसे सेट ना करना, क्योंकि उसमें आपका लॉजिक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज वैल्यू लेता है, ठीक है। तो ये था डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर बहुत इजी है, जब आप खुद से कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो, मतलब ए को तो आप वैल्यू दे रहे हो ए को, पर बी को आप नहीं देना चाहते हो, बी को सोचते हो कि ऑटोमेटिक हर बार में 3 मिल जाए, कोई ऐसा लॉजिक बना रहे हो कि आप सोचते हो ए को अलग अलग वैल्यू मिलेगी 5 4 3 2, पर जो भी वैल्यू मिले उसके साथ 3 तो जुड़कर आना ही चाहिए, तो 3 ऑटोमेटिक यहाँ से उसको मिल जाया करेगी। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। रेड्यूस मेथड अपने आप में काफी लॉजिकल चीज होती है, उसको आपने सीख लिया, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद में आपने उससे 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और साथ में आपने डिफॉल्ट पैरामीटर भी सीख लिया। इसी साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके आप थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करें, जिससे हम लोग को काफी ज्यादा एक तरीके से उसको पढ़ते हैं तो खुशी होती है और प्रेरणा भी मिलती है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।